तो एक और जेम नीट 2026 के लिए इस वीडियो में 5 मल्टीपल स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो ये मैं क्यों कर रहा हूं, क्योंकि नीट 2025 जो पेपर था उसके एनालिसिस में जो उस पेपर का बल्क था वो एक बड़ी प्रॉब्लम बना बच्चों के लिए। और बल्क की वजह जब देखी, मैंने एनालाइज की तो देखा कि 2 स्टेटमेंट्स क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा थे और इस तरह के मल्टीपल स्टेटमेंट क्वेश्चंस, मल्टीपल फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस काफ़ी सारे थे। तो इन्हीं की तैयारी के लिए कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं। एक और चीज़ एनालिसिस से समझ में आई कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम व्हाट इज़ हैपनिंग इज़ कि जब भी अपॉर्चुनिटी मिलती है एग्जामिनर को तो वो कुछ 2 अलग अलग प्रोसेसेस को कंपेयर और कंट्रास्ट कराने वाला क्वेश्चन बना देते हैं ताकि एक ही टाइम पर 2 चीजें टेस्ट की जा सके। सो इन दोनों को ध्यान में रखते हुए ये 5 क्वेश्चंस मैंने आपके लिए बनाए हैं। चलिए इनको करते हैं। हमेशा मल्टीपल स्टेटमेंट क्वेश्चंस को करते हुए ध्यान रखिए, बार बार सबसे कहता हूं कि जब भी आप इस तरह के क्वेश्चन को करें तो इसमें जितनी भी स्टेटमेंट दी हुई है सबको इंडिविजुअली ट्रू फॉल्स कर दिया करें और ट्रू के लिए टिक कर दें वहीं पर ही, और अगर फॉल्स है तो वहीं पर एक क्रॉस लगा दें। ये साथ के साथ करना होता है, इससे एरर आने की संभावना बहुत कम हो जाती है। चलिए आप चाहें तो स्क्रीन को पॉज करके पहले इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को करते हैं। यहां पर कंपैरिजन कराया गया है स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis और पहली स्टेटमेंट है बोथ प्रोसेसेस आर इनिशिएटेड एट प्यूबर्टी एट ह्यूमंस इन ह्यूमंस, और आपने कहा यह बात बिल्कुल गलत है। oogenesis शुरू हो जाता है बर्थ से पहले। यह बात बिल्कुल क्लियर है, बहुत आसान है, आपने यहीं पर इसको फॉल्स कह दिया। स्पर्मेटोजेनेसिस से 4 फंक्शनल स्पर्म प्रोड्यूस होते हैं पर स्पर्मेटोसाइट। तो तेजी से अपने दिमाग में कैलकुलेशन करिए। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से 2 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, हर सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से 2 स्पर्मेटिड, हर स्पर्मेटिड से 1 स्पर्म, तो एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से 4 स्पर्म। ये बात बिल्कुल ठीक है। oogenesis प्रोड्यूसेस ओनली 1 फंक्शनल ओवम पर प्राइमरी oocyte। याद करिए प्राइमरी oocyte तो उससे जब डिवीजन हुआ तो अनइक्वल हुआ। एक सेकेंडरी oocyte, एक पोलर बॉडी, सेकेंडरी oocyte फिर जब डिवीजन हुआ तो अनइक्वल हुआ। ooted या ओवम कह दीजिए, पोलर बॉडी डीजेनरेट हो गई। तो 1 से 1 आपने कहा, यहां बिल्कुल ठीक है, आपने इसको करेक्ट लगा दिया। इन बोथ प्रोसेसेस मियोसिस 1 प्रोड्यूसेस 2 डॉटर सेल्स ऑफ इक्वल साइज। अभी आपको मैंने बताया कि oogenesis में ऐसा नहीं होता। द सेकेंडरी oocyte रिटेन्स मेजॉरिटी ऑफ द साइटोप्लाज्म ऑफ द प्राइमरी oocyte। हमारी एनसीईआरटी तो एक इंटेक्स क्वेश्चन हमसे पूछती है कि इस चीज का एडवांटेज या सिग्निफिकेंस क्या है। सो आपने कहा कि ये बात भी बिल्कुल गलत है। आगे चलते हैं। स्पर्मेटोजेनेसिस इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस थ्रू आउट रिप्रोडक्टिव लाइफ वेयर एज द प्राइमरी oocytes आर formed during fetal life। अभी हम करके आए थे and remain arrested in prophase 1। देखिए एक ही सेंटेंस में एग्जामिनर आपसे कई चीजें पूछ रहे हैं, तो आपको ये समझ में आ गया तो सारी बात ठीक है। ये जो अरेस्टेड स्टेट है इसे डिप्लोटीन कहते हैं। प्रोफेस 1 की, मियोसिस 1 की अरेस्टेड स्टेट को कहते हैं डिक्टायोटीन, और जो सेल अरेस्ट है उसे कहते हैं डिक्टाएट, और आरएनए ट्रांसक्राइब हो रहा है। ये बात बिल्कुल ठीक है, आपने ये कहा, ये भी सही है। दोनों प्रोसेसेस में मल्टीप्लिकेशन आपने देखा ही है, स्पर्मेटोगोनिया, oogonia, फिर आपने ग्रोथ भी देखी है और मैच्योरेशन भी देखी है। याद करिए स्पर्मायोजेनेसिस, फिर आपने कहा ये बात बिल्कुल ठीक है और ये स्टेटमेंट भी सही है। अब देखिए इस तरह से क्वेश्चन करने में अब आपके सामने आपका आंसर है बी, डी और ई आपने तलाशना है। आपने कहा ये रहा, दिस इज द करेक्ट आंसर। इसको OMR में साथ के साथ आप मार्क कर सकते हैं। जो भी तरीका है आपके मार्क करने का उसे आप हमेशा एक ही तरीके को फॉलो करें। ये क्वेश्चन हो गया। चलिए दूसरा क्वेश्चन करते हैं। आप फिर स्क्रीन को पॉज करके इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं और फिर जरूरत पड़े तो आप देखिए कि हम इसको कैसे कर रहे हैं। तो यहाँ पर अब की बार माइटोसिस और मियोसिस को कंपेयर किया हुआ है और अब कहा है कि मियोसिस में डीएनए रेप्लिकेशन 2 बार होता है, एक बार मियोसिस 1 से पहले और एक बार मियोसिस 2 से पहले। बिल्कुल गलत है। मियोसिस 1 और मियोसिस 2 के बीच में जो स्टेज होती है उसे इंटरफेज कहते ही नहीं, उसे इंटरकाइनेसिस कहते हैं। इंटरकाइनेसिस और इंटरफेज में, इंटरफेज जो कि 2 माइटोसिस
के बीच में, इंटरफेज में एस फेज आएगी, उसमें डीएनए सिंथेसिस होगा, इंटरकाइनेसिस में एस फेज आएगी नहीं और डीएनए सिंथेसिस नहीं होगा। बहुत फंडामेंटल डिफरेंस है माइटोसिस और मियोसिस में। हमने कहा ये स्टेटमेंट गलत है। क्रॉसिंग ओवर होती है पैकिटीन में और प्रोफेस 1 ऑफ मियोसिस, और ये एब्सेंट है माइटोसिस में, बिल्कुल सही है। पैकिटीन में ही एक्सचेंज ऑफ सेगमेंट्स बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम, सो दिस इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ मियोसिस, और ये माइटोसिस में देखने को नहीं मिलता है। इंडिविजुअली भी काफ़ी पावरफुल क्वेश्चन है, काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर भी है और अक्सर पूछा जाता है। बोथ माइटोसिस एंड मियोसिस इन्वॉल्व द फॉर्मेशन ऑफ स्पिंडल एपरेटस ड्यूरिंग सेल डिवीजन। ये बात बिल्कुल ठीक है, क्योंकि सेपरेशन माइटोसिस में भी जब सेंट्रोमियर स्प्लिट होगा, क्रोमेटिड सेपरेट होंगे तो उनका भी सेपरेशन होना जरूरी है। मियोसिस 1 में होमोलोग्स का सेपरेशन होना जरूरी है। मियोसिस 2 में एनाफेज 2 पे फिर सेंट्रोमियर स्प्लिट होगा, उस टाइम पर भी जो क्रोमेटिड्स है उनका सेपरेशन होना बहुत जरूरी है और इसके लिए स्पिंडल चाहिए। ये बात बिल्कुल ठीक है, हमने कहा कि ये स्टेटमेंट भी ठीक है। कियास्मेटा ऑब्जर्व ड्यूरिंग डिप्लोटीन, ये बात बिल्कुल ठीक है। इन मियोसिस 1 रिप्रेजेंट्स द फिजिकल साइट ऑफ क्रॉसिंग ओवर, बिल्कुल सही है। यहां पर इस स्टेटमेंट की मदद से एक बात सुन लीजिए, गलती नहीं करनी है। क्याज्मा आप कोरिलेट कर रहे हैं क्रॉसिंग ओवर से, बिल्कुल ठीक है, लेकिन क्याज्मा वो जगह है जहां क्रॉसिंग ओवर हो चुकी है। होनी है मत कहिएगा कि अभी होनी है, ऐसी जगह नहीं होती है क्याज्मेटा आपको दिखाई देता है बेटे डिप्लोटीन में, क्रॉसिंग ओवर हो चुकी है पैकिटीन में, तो आप उसे कोरिलेट तो कर पा रहे हैं कि यही वो जगह है जहां क्रॉसिंग ओवर हुई थी, लेकिन ये वो जगह नहीं है जहां क्रॉसिंग ओवर अभी होनी है, ये वो जगह है जहां क्रॉसिंग ओवर हो चुकी है। उम्मीद है आप समझ गए मैं क्या कहना चाह रहा हूं, और ये स्टेटमेंट भी आपने कहा ठीक है। साइनेप्सिस ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम आकर ड्यूरिंग जाइगोटीन, ये बात तो ठीक है। स्टेज ऑफ बोथ माइटोसिस एंड मियोसिस, बोथ माइटोसिस एंड मियोसिस आपको पता है, साइनेप्सिस इज अ फीचर ऑफ मियोसिस, इज नॉट एट ऑल सीन इन माइटोसिस। फिर आपके सामने आ गया, अब आप फिर गलती नहीं करेंगे, बी, सी और डी, और देखिए ये रहा ऑप्शन 3, बी, सी एंड डी ओनली, दे आर करेक्ट। चलिए तीसरा क्वेश्चन करते हैं, फिर आप करिए पहले इसको। तो ये फोटो फॉस्फोराइलेशन पर है और साइक्लिक और नॉन साइक्लिक फोटो फॉस्फोराइलेशन की बात हो रही है। साइक्लिक फोटो फॉस्फोराइलेशन इन्वॉल्व करता है केवल फोटो सिस्टम 1, ये बात सही है, जबकि नॉन साइक्लिक फोटो फॉस्फोराइलेशन इन्वॉल्व करता है दोनों फोटो सिस्टम को, फोटो सिस्टम 1 और फोटो सिस्टम 2 को। मैंने एक इमेज रखी हुई है आपके लिए, तो ये एक आप देखिए किस तरह से थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन पर ये दोनों फोटो सिस्टम है, ये पूरा का पूरा लीनियर फ्लो होगा इलेक्ट्रॉन का, इसको नॉन साइक्लिक फोटो फॉस्फोराइलेशन कहेंगे। इसमें PS2 पहले काम करता है, PS1 बाद में काम करता है। तो यहां पर देखिए ये PS1 है, PS1 से इलेक्ट्रॉन पास होता है फेरेडॉक्सिन में, और फेरेडॉक्सिन से नॉन साइक्लिक या लीनियर फ्लो में ये FNR के पास जाएगा, और FNR जो है रिडक्टेस है और वो रिड्यूस करेगा NADP को NADPH में। लेकिन व्हाट हैपेंस ड्यूरिंग द साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में ये इलेक्ट्रॉन FNR के पास नहीं जाता है, ये वापस यहां आ जाएगा। दिस इज हाउ इट बिकम्स साइक्लिक, ये यहां से इस तरह से साइक्लिक हो गया। क्या ये बात आपको समझ में आ गई? ये साइक्लिक हो गया। इस साइक्लिक होने की वजह क्या है? आपको पता है कि कार्बन को फिक्स करने के लिए जो ATP और NADPH चाहिए उनमें थोड़ा सा डिफरेंस है, जो अमाउंट चाहिए 1.5 टाइम्स ATP when compared with NADPH. ATP will be the source of chemical energy and NADPH will be the reducing power, तो हमने ये कहा कि मान लीजिए जितने भी अमाउंट चाहिए, X अगर अमाउंट चाहिए NADPH का, तो 1.5 क्या चाहिए, ATP चाहिए। और क्योंकि यहाँ पर एक ATP और एक NADPH ही बन रहा है एक पर्टिकुलर आई वुड से सीक्वेंस में, तो क्योंकि उनका नंबर दोनों का बराबर है, तो कहीं ना कहीं ये इम्बैलेंस जरूर आएगा, और होगा ये कि उस टाइम पर कुछ देर के लिए इस प्रोसेस को ATP प्रोडक्शन की तरफ मोड़ना पड़ेगा, ताकि जो ATP की कमी है या ATP का जो अमाउंट ज़्यादा चाहिए उसको पूरा करा जा सके। और ये एक सपोजिड फंक्शन है जो साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन कैरी आउट करता है। इस साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में ATP तो बनेगा, आप देख रहे हैं H+ यहाँ से पास हुआ और इस H+ से केमियोस्मोसिस हुआ और ATP बन गया, ये तो होगा, लेकिन ना तो ऑक्सीजन रिलीज होगी और ना NADPH बनेगा, ये बात तय है। सो उम्मीद है ये आपको डायग्राम से बड़े आसानी से समझ में आ गया होगा। वापस आते हैं, बोथ साइक्लिक, तो हमने ये कहा
पहला स्टेटमेंट हमें ठीक लग रहा है। फिर बोथ साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन प्रोड्यूस एटीपी एज वेल एज NADPH। तो ये NADPH इज इनकरेक्ट फॉर साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। आपने कहा, अभी आपने देखा कि ये बात बिल्कुल गलत है। फोटोलिसिस ऑफ वाटर ड्यूरिंग नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन होता है एंड नॉट ड्यूरिंग साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। ये देख लीजिए, ये नॉन साइक्लिक में यहां पर फोटोलिसिस हो रहा है। दिस फोटोलिसिस ऑफ वाटर इज एसोसिएटेड विद PS2 एंड इट इज द PS2 जिसके साथ में ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स एसोसिएटेड है। इसमें मैंगनीज होता है और यहां देखिए कि ये वाटर जो है ये स्प्लिट हो रहा है और ये प्रोवाइड करता है इलेक्ट्रॉन PS2 को। और जब दो वाटर मॉलिक्यूल स्प्लिट हो जाते हैं तो एक मॉलिक्यूल ऑक्सीजन रिलीज होता है। सो ये किसके साथ है? नॉन साइक्लिक। साइक्लिक में आप देख रहे हैं कि ये ऑक्सीजन प्रोड्यूस नहीं होगी। तो हम वापस जाते हैं। फोटोलिसिस ऑफ वाटर अकर्स ड्यूरिंग नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन बट नॉट ड्यूरिंग cyclic photophosphorylation. This is correct. Oxygen is evolved as a byproduct in both cyclic and non-cyclic photophosphorylation. तो आपको समझ में आ गया, ऊपर वाली बात ठीक है तो नीचे वाली ऑटोमेटिकली इनकरेक्ट है। आगे देखते हैं। Non-cyclic photophosphorylation results in the net production of ATP भी बन रहा है, NADPH भी बन रहा है और O2 भी बन रहा है। किसकी बात हो रही है? नॉन साइक्लिक की। तो हमने कहा बिल्कुल O2 भी बन रही है, हमने कहा ATP भी बन रहा है और NADPH भी बन रहा है। ये नॉन साइक्लिक फ्लो में होता है और इसलिए ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। सो अब हमारे सामने हमने कहा A, C एंड E। A, C एंड E स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। हम देखेंगे ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए जल्दी से करिए इसको, इस क्वेश्चन को फिर करिए। एक और फोटोसिंथेसिस से C3 एंड C4 देख रहे हैं आप। कंपैरिजन क्वेश्चन, कितने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जहां पर आपसे कंपैरिजन बेस्ड क्वेश्चन पूछा जा सकता है। C4 प्लांट में CO2 इज फर्स्ट फिक्स्ड इनटू ऑक्सैलोएसीटेट इन द मेसोफिल सेल। बात बिल्कुल ठीक है। C3 प्लांट में CO2 इज डायरेक्टली फिक्स्ड इनटू 3-फॉस्फोग्लिसरेट इन मेसोफिल सेल। बिल्कुल सही है। सो C4 प्लांट्स में क्रेन्स एनाटमी होती है। इनिशियल कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन मेसोफिल सेल में होता है। मेसोफिल सेल में पेपकेस है। पेपकेस की बहुत ज़्यादा एफिनिटी है कार्बन डाइऑक्साइड के लिए, बिल्कुल नहीं है ऑक्सीजन के लिए। फोटो रेस्पिरेशन को इसलिए अवॉइड किया जाता है। पहले 4 कार्बन का एक ऑर्गेनिक एसिड बनेगा मेसोफिल सेल में, उसे ट्रांसपोर्ट किया जाएगा बंडल शीथ सेल में, वहाँ पर इट विल अंडरगो डीकार्बोक्सिलेशन और रुबिस्को जो प्रेजेंट होगा इन दी बंडल शीथ सेल, उसकी विसिनिटी में कंसंट्रेट किया जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड को और जिसकी वजह से उसकी ऑक्सीजनेस एक्टिविटी को रोका जाए और फोटो रेस्पिरेशन को प्रिवेंट किया जाए। अगर टेम्परेचर ज़्यादा है, इस तरह की कंडीशंस हैं, तो वहाँ पर C4 प्लांट को एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। ना केवल इसका कि फोटो रेस्पिरेशन को अवॉइड कर रहा है, एक और बात याद रखिएगा, इस तरह के एनवायरनमेंट में C4 प्लांट वाटर यूज़ उनकी एफिशिएंसी काफ़ी ज़्यादा है व्हेन कंपेयर टू C3 प्लांट। सो केवल लॉस्ट कार्बन की बात नहीं हो रही है, वाटर यूज़ एफिशिएंसी भी C4 प्लांट्स की ज़्यादा होती है। तो इतनी सारी चीज़ें हमने करी। तो रुबिस्को इज प्रेजेंट इन दी मेसोफिल सेल ऑफ C4 प्लांट्स एंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इनिशिएशन कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन। आपको पता है ये बात गलत है, क्योंकि यहाँ पर C4 प्लांट में ये काम किसको करना चाहिए? पेपकेस को करना चाहिए। अगली बात देखिए, C4 प्लांट्स हैव नेग्लिजिबल फोटो रेस्पिरेशन एंड हेंस शो हायर प्रोडक्टिविटी। अभी मैंने आपको बताया हॉट ड्राई हाई लाइट कंडीशन कंपेयर टू C3 प्लांट। बिल्कुल सही है। अभी हमने देखा यहाँ पर क्यों ऐसा होता है। बोथ C3 एंड C4 प्लांट्स हैव द सेम ऑप्टिमम टेम्परेचर फॉर दी मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस। बिल्कुल गलत बात है। देखिए जो डार्क रिएक्शन है, जिसे लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन कायदे में कहना चाहिए, वो बेसिकली एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शन है और विद इन फिजियोलॉजिकल लिमिट अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो आपको पता है एंजाइम एक्टिविटी बेहतर होती है और उसका एक ऑप्टिमम टेम्परेचर रेंज आता है। C4 प्लांट्स में ये जो ऑप्टिमम टेम्परेचर रेंज है वो C3 से ज़्यादा है। मैं बिल्कुल ये नहीं कह रहा हूँ कि आप इसको उबालना शुरू कर दीजिए तो एंजाइम बहुत तेज़ी से काम करेगा। मैंने फिर बहुत एक इंपॉर्टेंट शब्द कहा था, विद इन फिजियोलॉजिकल रेंज। सो विद इन फिजियोलॉजिकल रेंज मोटे मोटे तौर पर एक रूल ऑफ थंब ये है कि फॉर अ 10 डिग्री राइज इन टेम्परेचर द फिजियोलॉजिकल द रेट ऑफ रिएक्शन एक्चुअली गेट्स डबल्ड, इट एक्चुअली गेट्स हाफ्ड इन द अदर डायरेक्शन एज वेल। सो एंजाइम काइनेटिक्स का एक Q10 कोशेंट 10 एक बड़ा इंपॉर्टेंट रूल ऑफ थंब है। इसके अलावा हमने कहा कि दोनों
दोनों की सेम हो नहीं सकती, ये बात बिल्कुल गलत है। C4 प्लांट में केल्विन साइकिल जो डार्क रिएक्शन है ऑपरेट्स इन दी बंडल शीथ सेल, बिल्कुल ठीक है। इनिशियल CO2 फिक्सेशन कहाँ पर होती है? मीजोफिल में। हमने कहा कि मीजोफिल में ये जो 4 कार्बन का ऑर्गेनिक एसिड है ये बनता है, पेप्केस बनाता है इसको, और फिर किसी एक 4 कार्बन के ऑर्गेनिक एसिड को बंडल शीथ सेल में भेजा जाता है। इनकी जो वॉल है वो बड़ी इम्परवियस होती है, वास्कुलर बंडल के आसपास आपको ये दिखाई देंगे, और वहाँ पर फिर हमने कहा कंसंट्रेट किया जाता है कार्बन डाइऑक्साइड को रूबिस्को के लिए। तो इनमें भी C3 साइकिल तो होगी, हालांकि C3 और जो इनिशियल और जो बाद का जो कार्बन फिक्सेशन है वो स्पाशियली सेपरेटेड है, पहले मीजोफिल में और बाद में बंडल शीथ सेल में। तो हमने ये कहा ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। अब आपको पता है A, C एंड E आर द करेक्ट आंसर, ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर। एक क्वेश्चन फाइनल और कर लेते हैं। तो देखिए DNA रेप्लिकेशन और ट्रांसक्रिप्शन, कितना बढ़िया एक और कंपैरिजन आपके सामने आ गया। DNA रेप्लिकेशन और ट्रांसक्रिप्शन में दोनों जो है प्रोसेस यूज करते हैं DNA स्ट्रैंड को। तो बिल्कुल ठीक बात है, DNA की टेम्पलेट पर ही DNA बनता है, इसीलिए इसमें जो एंजाइम इस्तेमाल होगा उसे DNA डिपेंडेंट DNA पॉलीमरेज कहेंगे। DNA के टेम्पलेट पर ही RNA बनता है, जो एंजाइम होगा उसे DNA डिपेंडेंट RNA पॉलीमरेज कहेंगे। और ये सारे के सारे एंजाइम नए को बनाते हैं खाली 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में। क्यों? क्योंकि इनको 3 प्राइम हाइड्रोक्सिल खाली चाहिए, 3 प्राइम हाइड्रोक्सिल खाली चाहिए, 5 प्राइम टू 3 प्राइम में बनाते हैं। हमने कहा ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। दूसरी स्टेटमेंट देखते हैं, इन बोथ DNA रेप्लिकेशन एंड ट्रांसक्रिप्शन all 4 deoxyribonucleotides serve as the raw material for new strand synthesis। ये वो स्टेटमेंट है जो बड़ी आसानी से गलत हो सकती है। ट्रांसक्रिप्शन में डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट्स या डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड आप क्यों इस्तेमाल करेंगे? ट्रांसक्रिप्शन में ये क्या चीज होगी? राइबोन्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट जो डुअल पर्पस सर्व करता है, और उससे जो बच जाता है सबस्ट्रेट वो राइबोन्यूक्लियोटाइड होगा। डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस में इस्तेमाल नहीं होगा। आपने कहा कि मैं बिल्कुल भी फंसूंगा नहीं इस तरह के केस में, अब मुझे करना आ गया है, और आपने कहा कि ये बिल्कुल गलत है। ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट्स आर फॉर्म्ड ऑन लैगिंग स्ट्रैंड ड्यूरिंग DNA रेप्लिकेशन बट नो इक्विवेलेंट इन ट्रांसक्रिप्शन। ये बात बिल्कुल ठीक है। बड़ी सिंपल वजह है कि ट्रांसक्रिप्शन किसी एक ही स्ट्रैंड पर होता है। ओनली वन ऑफ द 2 स्ट्रैंड्स विल एक्ट एज द टेम्पलेट फॉर द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। सो इसीलिए हमने कहा कि सवाल ही नहीं होता दूसरे स्ट्रैंड का, और इसीलिए ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट जैसी कोई इक्विवेलेंस यहाँ पर आपको देखने को नहीं मिलेगी। आपने कहा ये भी बिल्कुल ठीक है। बोथ DNA रेप्लिकेशन एंड ट्रांसक्रिप्शन रिक्वायर एन RNA प्राइमर टू इनिशिएट द प्रोसेस। नो, सो RNA पॉलीमरेज डज नॉट रिक्वायर अ प्राइमर। अनलाइक DNA पॉलीमरेज, RNA पॉलीमरेज शुरू कर सकता है बेटे प्रोसेस को। तो ये बात दोनों में अंतर है। DNA पॉलीमरेज, DNA डिपेंडेंट DNA पॉलीमरेज शुरू नहीं कर सकता, उसे छोटा एक फ्रेगमेंट चाहिए जिसे वो एक्चुअली एक्सटेंड करेगा। ट्रांसक्रिप्शन इज रेस्ट्रिक्टेड टू स्पेसिफिक रीजन ऑफ DNA, बिल्कुल सही है। स्ट्रक्चरल जीन, और स्ट्रक्चरल जीन इसलिए कह रहे हैं क्योंकि स्ट्रक्चरल जीन के ही फ्लैंक में आपको प्रमोटर और टर्मिनेटर मिलेगा, और इस प्रोसेस को आप कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। इसीलिए आपकी NCERT कहती है क्योंकि ट्रांसक्रिप्शन एक छोटे से एरिया में ही होना है, इसीलिए इसकी बाउंड्रीज को डिफाइन करना बहुत जरूरी है, और इसीलिए कंसेप्ट आया है या डेफिनेशन आई है ट्रांसक्रिप्शन यूनिट की, जिसमें स्ट्रक्चरल जीन जिसका एक्चुअल ट्रांसक्रिप्ट बनना है, इट इज फ्लैंक्ड बाय अ प्रमोटर जहां से शुरू होना है ट्रांसक्रिप्शन, और टर्मिनेटर जहां जाकर के खत्म हो जाना है, और ये बाउंड्री स्पेसिफाई कर दी है। जबकि DNA रेप्लिकेशन में दोनों के दोनों स्ट्रैंड टेम्पलेट का काम करते हैं, दोनों पूरा का पूरा एक दूसरे से अल्टीमेटली अलग होंगे और फुल लेंथ पर दोनों के दोनों रेप्लिकेट होंगे, ताकि जो दोनों डॉटर DNA मॉलिक्यूल है ना केवल एक दूसरे से जैसे हो बल्कि पेरेंटल DNA मॉलिक्यूल जैसे भी हो। सो ये बात बिल्कुल ठीक है। आपने कहा कि अब A, C और E, फिर हमारा आंसर ऑप्शन 4 है। उम्मीद है आपने ये जो 5 क्वेश्चंस किए इससे आप समझ गए कि किस तरह के क्वेश्चंस को आप एंटीसिपेट कर सकते हैं नीट 2026 में। अगर आप कहेंगे तो आप एक काम कर सकते हैं, आप कमेंट सेक्शन में लिखिए कि अगर आपको कुछ और प्रैक्टिस करानी है तो मैं एक सेट और जो मेरे हिसाब से कंपैरिजन बेस्ड मल्टीपल स्टेटमेंट क्वेश्चंस के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, इस तरह के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, एक 5 का सेट और आपके साथ डिस्कस कर दूंगा।